ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए आज के लेक्चर के लिए। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरफेरेंस। जी हाँ, इंटरफेरेंस आज हम पढ़ने वाले हैं और इंटरफेरेंस की कुछ बातें की जाएगी आज कि क्या होता है इंटरफेरेंस, क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसका हम सबको काफी बेसब्री से इंतजार था वो टॉपिक, और वो लम्हा आज आ गया है। ठीक है, पास में कुछ काम चल रहा है, हो सकता है आपको कुछ आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो अगर आवाजें सुनाई देती है, इंटरफेरेंस में स्टूडेंट हमें क्या करना है कि कुछ वेव मोशन जो अब तक हम पढ़ चुके थे, वेव मोशन की ही चर्चा होने वाली इसमें, है ना। तो वेव मोशन अब तक जो पढ़ चुके थे वो पूरा उसका जो निचोड़ है वो इस चैप्टर में जितना हमने पढ़ लिया है वो आज इस लेक्चर में काम आ जाएगा। ठीक है, तो मन लगा करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। तो स्टार्ट किया जाए स्टूडेंट। थ्योरेटिकल कुछ पॉइंट लिखे हैं समझने के लिए, लिख लेना आप लोग, पॉइंट नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 है कि मान लीजिए कि एक स्ट्रिंग है अपने पास। क्या है? एक स्ट्रिंग है, रस्सी है। स्ट्रिंग को हमने क्या किया, एक आदमी इधर है, लेट्स से पर्सन ए, और दूसरा पर्सन यहां है बी। ठीक है, ये कानून के हाथ है और ये किसी लुटेरे के हाथ है। ठीक है, तो इसने एक डिस्टरबेंस जनरेट किया, इसने भी एक डिस्टरबेंस जनरेट किया। तो ये डिस्टरबेंस मान लीजिए ऐसा है, इसने भी किया, उसने कहा कि हम भी तुमसे कम नहीं, कम नहीं, तो फिर उसने एक डिस्टरबेंस जनरेट किया। इसका जो डिस्टरबेंस है यहां से ऐसे डिस्टर्ब जनरेट किया, तो ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा और ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा होगा। सही है, आएगा भी। ओके, अब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने पर स्टूडेंट ऐसा होगा कि ये यहां पहुंच गए होंगे, है ना, ऐसा हुआ होगा। अब इतना आगे आ गया होगा v स्पीड से, ये v स्पीड से। सही, अब इतना आगे बढ़ा। डायग्राम थोड़ा ठीक से बना लेना, एक ही जैसा शेप दिखाना, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए लेकिन आप लोगों से नहीं होना चाहिए। ऐसे कैसे, ऐसे ही है या, चलिए। अब ये वेव इधर जा रही थी, ये वेव इधर आ रही है, दोनों वेव मिलेगी, अब तो टकराएगी, मतलब, है ना। टकराएगी तो क्या होगा देखें, टकराएगी तो एक वेव ऐसी थी, दूसरी वेव ऐसी थी, ये मिल गई। ठीक है, ये इधर जाने वाली थी, ये इधर जाने वाली थी। ठीक है, ये टकराते वक्त, ठीक टकराने के समय क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू जो होगा या तो इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, अभी हाल फिलहाल हमें नहीं पता। ठीक है, अब उसके बाद ये वेव आगे जाएगी, ये तो इससे आगे जाना था ना, इससे आगे जाना था। अब ये वेव आगे चली गई और ये ऐसा हो। ठीक है, इसको इधर जाना था, ये इधर चली गई, और फाइनली ये आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, वी स्पीड, वी। क्या समझा हमने यहां से? हमने यहां से ये समझा कि स्ट्रिंग था, दो पर्सन है ए और बी। ए ने कहा कि मैं डिस्टरबेंस दे रहा हूं कुछ, बी ने कहा मैं भी डिस्टरबेंस दे रहा हूं। दोनों एक दूसरे के आमने सामने डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे। तो क्या लिखा, सपोज टू पर्सन्स आर होल्डिंग द स्ट्रिंग एट टू एंड्स एंड स्नैप देयर हैंड्स टू स्टार्ट अ वेव पल्स ईच। तो ये पहला पॉइंट अपना होता है कि दो पर्सन हैं जो क्या कर रहे हैं, स्नैप कर रहे हैं अपने हैंड को, जिससे क्या होगा, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा। जो डिस्टरबेंस चल रहा है वो वी स्पीड से चल रहा है, एक इधर जा रहा है, एक उधर से आ रहा है। ठीक है, अगला, जब ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा, नो डाउट टकराएंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो द पल्सेस ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर एंड द रिमार्केबल थिंग इज दैट द शेप्स ऑफ द पल्सेस एज दे इमर्ज आफ्टर द ओवरलैप आर आइडेंटिकल टू देयर ओरिजिनल शेप। यानी कि जब वेव पहले ऐसे दिख रही थी टकराने से पहले, अब टकराएगी, ओवरलैप हुआ, मतलब ओवरलैप हुआ, और ओवरलैप वर्ड यूज करना ज्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ कोलिजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर ओवरलैप होगी, ओवरलैप होने पर हो सकता है इसका वैल्यू इंक्रीज कर जाए। अब ये तो वेव आगे जाना चाहती, तो इसको मैंने आगे भेज दिया उसी शेप के साथ जैसे कि पहले थी, इसको भी आगे भेज दिया उसी शेप के साथ जैसा कि पहले थी। तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 3 जो मैंने लिखा है, द वेव्स कैन पास थ्रू ईच अदर। वेव एक दूसरे में से पास हो सकती है विदाउट बीइंग मॉडिफाइड, खुद को परिवर्तित किए बिना, यानी कि खुद में कोई मॉडिफिकेशन किए बिना वेव जो है एक दूसरे से पास आउट हो सकती है। दिस वन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स। ठीक है, तो हमने यहां से पहले पॉइंट से यह समझा कि जब भी कोई दो वेव एक दूसरे के सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, देन दे ओवरलैप
and in the case of overlapping, in the case when they are passed through each other, that doesn't get modified, वो सेम ही रहती है, वैसा ही ओरिजिनल, है ना. That's why we used to say string has elasticity property. ठीक है, चलिए तो इतना हमने समझा इसका. एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये तो हमने कहा था कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इट्स गुड, है ना. क्या हो ऑपोजिट डायरेक्शन में आए लेकिन एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे आ जाए, है ना. एक का डिस्टर्बेंस ऊपर रखा, एक का डिस्टर्बेंस नीचे रखा, देखा जाए. चलिए देखते हैं. यानी कि एक स्ट्रिंग थी, वही दो लोग हैं, फिर से आगे मुंह उठा करके कि आओ भाई फिर से क्या करें, डिस्टर्बेंस क्रिएट करें. उनका काम ही यही है. ठीक है, तो इसने भी एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया ऐसा, इसने भी क्रिएट किया, इसने ऐसा किया. इस बार इसने दिमाग लगाया कि हर बार वैसा ही नहीं करेंगे जैसा सामने वाला कर रहा है, हम उल्टा करेंगे. ठीक है, ये v स्पीड से चल रहा है, ये भी v स्पीड से चल रहा है. अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये आगे पहुंचा, थोड़ी देर बाद ये भी आगे पहुंचा. ठीक है, ओके. अब ये v स्पीड से इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था. अब अगर इसका एम्पलीट्यूड a है और इसका भी क्या है, a है, तब तो क्या होगा, जब ये ओवरलैप होंगे तो प्लस का a और माइनस का a मिलकर क्या हो जाएगा, जीरो. मतलब वहां पर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई देगा जब मिलेंगे. लेकिन आफ्टर ओवरलैप, ये ओवरलैप के केस में जब इनका एम्पलीट्यूड सेम था लेकिन प्लस माइनस में था, ऊपर जितना प्लस नीचे उतना ही माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, है ना. तो ये हो गया ओवरलैप केस. अब उसके बाद फिर से ओवरलैप के बाद क्या होगी, वेव आगे बढ़ना चाहेगी, तो अब ये आफ्टर ओवरलैपिंग ये वेव आगे बढ़ गई और ये वेव आगे चली गई. समझ में आ रही बात. मान लो अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस दिखता, नो डाउट दिखता. ठीक है, चलिए तो ये आगे चली गई. यहां पर भी सेम ही चीज है कि द वेव हैज यूनिक प्रॉपर्टी टू पास थ्रू ईच अदर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन. ठीक है, मॉडिफिकेशन नहीं होगा. तो यही एक प्रॉपर्टी था जिसे हमने अंडरस्टैंड करना था. ओके ओके ओके. लेकिन टॉपिक तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वगैरह कुछ है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं. इतना हमें समझ में आया कि जब भी कोई किसी दो साइड से, तो वेव का कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता. ओके स्टूडेंट्स, देखा जाए ये बार बार रिकॉर्डिंग में कुछ दिक्कत आ जाती है, इसलिए रुकना पड़ जाता है. ठीक है, तो देखें क्या है कि अभी हमने पढ़ा था, उस पर ध्यान मत दो. भी अभी हमने ये पढ़ा था, एक स्ट्रिंग था, इधर से एक डिस्टर्बेंस हमने जनरेट किया, इधर से भी एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया. ठीक है, यहां से एक पर्सन ए था, यहां से एक पर्सन बी था. ठीक है, तो दोनों ने एक डिस्टर्बेंस जनरेट किया. मान लेते हैं कि इसका जो डिस्टर्बेंस है यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन एज y1 और ये चल रहा है v स्पीड से इन पॉजिटिव x डायरेक्शन. अगर पॉजिटिव x डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y1 कैन बी रिटर्न एज f1t माइनस x बाई v. सही लिखा, वेव इक्वेशन, है ना. फंक्शन जो आएगा साइनोसॉइडल जो भी होगी वैसा लिखते हैं, ये मैंने इन जनरल लिखा. ठीक है, तो y1 कैन बी रिटर्न एज दिस. अब इधर से एक वेव यानी कि डिस्टर्बेंस हमने जनरेट किया, उसका स्पीड भी v है लेकिन नेगेटिव x डायरेक्शन में, और इसका एम्पलीट्यूड यानी कि सॉरी डिस्टर्बेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, y2. सो y2 कैन बी रिटर्न एज f2t प्लस x बाई v. ऐसा मैंने लिखा जनरल. ठीक है, सो y1 एंड y2 कैन बी रिटर्न एज दिस, कैन बी रिटर्न एज, तो डिस्प्लेसमेंट है ये, है ना. डिस्प्लेसमेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. ठीक, अब सवाल ये था स्टूडेंट कि यहां वाले पार्टिकल को काफी चिंता है. क्या चिंता है, देखते हैं. चिंता ये है कि उसका कहना है कि पहले तो स्ट्रिंग थी, बढ़िया है, तो यहां पर एक पार्टिकल था, यहां भी था, बहुत सारे पार्टिकल थे. ठीक है, फिर कुछ लोग आए और उन्होंने डिस्टर्बेंस जनरेट किया. ठीक है, तो इसने जैसे ही डिस्टर्बेंस जनरेट किया तो ये पार्टिकल तो जो थे वो क्या करने लगे, ऑसिलेशन करने लगे. यानी कि यहाँ वाले पार्टिकल का एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो गया, y1 हो गया. यानी कि उस पार्टिकल ने डिस्टर्बेंस के कारण कितना एम्पलीट्यूड लिया, y1 लिया. यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस हुआ तो यहाँ जो पार्टिकल थे उन्होंने एम्पलीट्यूड कितना ले लिया, y2 ले लिया, यानी कि डिस्टर्बेंस y2 हुआ.
अब ये वेव इधर जाएगी, ठीक है। अब ये वेव जहां जहां जाएगी वहां पर हर एक पार्टिकल को वो एम्पलीट्यूड कितना देगी, y1 देगी, उसके बाद आगे चली जाएगी और पार्टिकल फिर से नीचे आ जाएंगे। जैसे आगे बढ़ी ये पार्टिकल नीचे, ये वाले पार्टिकल ऊपर, उनका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y1। तो इस वाले पार्टिकल की हम चिंता करते हैं। इसका क्या कहना है कि एक साथ दोनों तरफ से वेव आ रही है, ये भी v स्पीड से, ये भी v स्पीड से, इसका एम्पलीट्यूड y1, इसका y2। तो मैं एम्पलीट्यूड किसका लूं, है ना, क्योंकि ये तो आएगा तो ये अपना डिस्प्लेसमेंट देगा और ये आएगा तो अपना डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना। तो इसकी चिंता को मुक्त किया गया किसके द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के द्वारा। उसने कहा तुम क्या करो कि ये जो वेव आई है इसका डिस्टर्बेंस ले लो पहले, तो उसने कहा ले लिया, कितना, y1। फिर उसने कहा कि ये जो वेव आई है उसका भी डिस्टर्बेंस ले लो तुम, कितना, y2। अब दोनों का एडिशन कर लो, ठीक है। वही तुम्हारा क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, समझे। अब एक वेव अगर इधर से आ रही है ऐसे, एक वेव आ रही है इधर से ऐसे, तब तो डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना। डायरेक्शन चेंज हो गया, तुम क्या करेंगे, इट मस्ट बी ए वेक्टर सम, है ना, इट मस्ट बी ए वेक्टर सम। और इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हेन टू और मोर वेव्स साइमल्टेनियसली पास थ्रू ए पॉइंट, दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ किसी पॉइंट से पास आउट होने हैं, द डिस्टर्बेंस एट दैट पॉइंट इज गिवन बाय द सम ऑफ द डिस्टर्बेंस ऑफ इंडिविजुअल और ईच वेव प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ द अदर वेव। यानी कि इस पार्टिकल का आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो इस वेव के कारण कितना डिस्टर्बेंस आया है वो पता कर लो और तब उसे एब्सेंट कर दो। फिर इस पार्टिकल पर इस वेव के कारण कितना डिस्टर्बेंस आया है वो पता करो और इसको क्या मान लो, एब्सेंट मान लो। फिर दोनों को क्या कर देंगे, एडिशन। कुल मिलाकर के इसका और इसका एडिशन कर देना है, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन है तो, मतलब एक ही वे में चल रहे हैं तो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ये हो जाएगा स्टूडेंट कि जैसे एक वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड है 5, एक वेव ये है, इसका एम्पलीट्यूड है 2, ठीक है। इसी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड y2 के लिए कितना हो गया, 2 हो गया। इसी पार्टिकल का इसी पोजीशन पर, है ना, इसी पोजीशन पर सेम पार्टिकल लेकिन दो अलग अलग वेव, इसका एम्पलीट्यूड कितना, 5। तो दोनों मिल जाएगी, दोनों एक ही जगह पर आएगी, तो क्या होगा, ये आ जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7, और ये -5 -2 -1, ठीक है। इस तरह सिंपल एडिशन, ओके, कुछ नहीं और भी। ये हुआ सुपरपोजिशन, ठीक है, बढ़िया था। अब हम इसमें ये बात जानना चाहेंगे कि सुपरपोजिशन जान लिए तो क्या करें हम, है ना। पूछता है भारत कि अगर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता है तो क्या करें आगे, तो पूछता है तो हम बताएंगे क्या, कि जब भी दो वेव साइमल्टेनियसली एक साथ आए और एक का एम्पलीट्यूड y1 एक का एम्पलीट्यूड y2 यानी कि डिस्टर्बेंस y1 y2, तो बीच में किसी पार्टिकल का जो ओवरऑल नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा y1 प्लस y2, ठीक है। ये दिया जाता है किससे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की खुद की कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस ये है कि ये जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत ही स्मॉल है, तभी ये वैलिड है, अदरवाइज नहीं। सो इट इज वैलिड, इट्स वैलिड ओनली फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंस, ठीक है। छोटे से डिस्टर्बेंस के लिए ही ये वैलिड होगा, बड़ा डिस्टर्बेंस होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा डिस्टर्बेंस होगा तो ये वैलिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो समझते हैं कि अगर आपने बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन दिया, बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा डिफॉर्मेशन देने पर क्या इलास्टिसिटी होल्ड होती है, क्या नहीं, इलास्टिसिटी होल्ड नहीं है, मतलब इलास्टिक नेचर नहीं रहा, नहीं रहा तो मतलब क्या हो गया, वहां पर स्ट्रिंग की एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई ना, खत्म हो गई, इसलिए वहां पर क्या है, ये नहीं होगा लीनियर पोजिशन, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। चलो चलो चलो, ये तो बढ़िया है। लेकिन जब भी दो वेव
किसी एक पॉइंट पर मिलती है, जब भी दो वेव किसी एक पॉइंट पर मिलती है तो उनकी वजह से एक घटना होती है, उस घटना को कहते हैं स्टूडेंट इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? इंटरफेरेंस। लेकिन इंटरफेरेंस से कैसे कहेंगे, उसके लिए भी कुछ आइडिया देता हूं। इंटरफेरेंस क्या है इसको तो हम पढ़ेंगे ही, डोंट वरी। सबसे पहले हमने देखा दो या दो से ज्यादा वेव एक साथ किसी एक पार्टिकल पर आ रही है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सम कर दो, ठीक है। तो दो या दो से ज्यादा वेव आएगी तो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम देंगे सुपरपोजिशन से, ठीक है। सुपरपोजिशन से तीन घटनाओं को हम समझा सकते हैं, सुपरपोजिशन से तीन घटनाओं को हम समझा सकते हैं, तीनों को पढ़ेंगे वन बाय वन। पहली जो घटना है वो है इंटरफेरेंस, दूसरी जो घटना है बीट्स, डीजे बीट्स, डम डम डम, है ना, बीट्स। और तीसरा, तीसरा कौन सा है आपका? तीसरा है स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो तीनों को हम पढ़ेंगे, पहला हमें यह पढ़ना है, उसके बाद बीट्स एंड स्टेशनरी वेव्स पर आएंगे। चलिए आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। इनका एक आइडिया देते हैं, हल्का सा, हल्का बिल्कुल हल्का सा आइडिया लीजिए, तीनों को एक बार हल्का सा समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस ये है कि जब भी कोई दो वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम स्पीड, ठीक है, तो उन दो वेव के मिलने से क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। बीट्स, जब फ्रीक्वेंसी क्या हो? डिफरेंट हो, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो बीट्स जनरेट होगी। लेकिन कुछ और भी कंडीशंस होगी साथ में, मैं केवल एक आपको व्यू बता रहा हूं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, या फिर हमें कि 3 पॉइंट है हमें इसे पढ़ना है, ऐसा भी समझ सकते हो। तो चलिए हाल फिलहाल इतना देखिए कि क्या करना है कि सुपरपोजिशन हुआ, सुपरपोजिशन की वजह से तीन घटनाएं हमें पढ़नी है, इंटरफेरेंस, बीट्स एंड स्टेशनरी वेव। पहला हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, देन बीट्स, देन स्टेशनरी वेव। तो हेडिंग लगाइए इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है। हम वन बाय वन ही पढ़ेंगे, तीनों को एक साथ बताया तो आपको दिक्कत। हाँ, केवल याद रखना जरूर कि सुपरपोजिशन की वजह से तीन घटनाएं घटित होती है, कौन सी? इंटरफेरेंस, बीट्स एंड, और कौन सी है? स्टेशनरी वेव, ठीक है ना। तो तीनों को हम पढ़ेंगे। चलिए, और सुपरपोजिशन कब आता है? कि जब भी दो वेव मिली, जैसे 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 सुपरपोजिशन को थोड़ा और समझिए। जैसे इधर से मुझे एक गाना सुनाई दे रहा है, इधर से भी एक गाना सुनाई दे रहा है, दोनों जो सोर्स है साउंड के, वहां से वेव चली, यहां से भी चली, यहां से भी चली, दोनों वेव मेरे पास आई, मेरे पास आई और सुनाई दिया। सुनाई दिया तो क्या हुआ? सुनाई दिया तो सुपरपोजिशन हुआ, सुपरपोजिशन हुआ, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी, है ना। यानी कि दोनों के जो साउंड पार्टिकल्स थे, वाइब्रेशन जो थे, डिस्टर्बेंस जो थे, उनका क्या हो गया? एडिशन। किसकी वजह से? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से। इसलिए मुझे क्या सुनाई दिया? बहुत ज्यादा तेज सुनाई देने लगा, ठीक है। यानी कि साउंड वेव में, जैसे एक यहां मैंने बल्ब लगा रखा है, यहां पे एक बल्ब लगा रखा है, इधर से भी ब्राइटनेस, इधर से भी ब्राइटनेस, तो क्या होगा? तो होगा ये कि बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई देगा, है ना। तो क्या हो गया? वहां पर भी सुपरपोजिशन हो गया, दोनों के वेव पार्टिकल जो थे उनका डिस्टर्बेंस क्या हो गया? ऐड हो गया, ड्यू टू सुपरपोजिशन, ठीक है। ऐसी बहुत सी घटनाएं आप जो देख सकते हैं। ओके, चलिए तो अब हम पढ़ते हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है? व्हेन टू और मोर वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स, इसका स्टेटमेंट लिखाता हूं, फिर एक्सप्लेन, केवल एक्सप्लेनेशन बचेगा। व्हेन टू और मोर वेव्स pass through the same region, pass through same region simultaneously, simultaneously, then it is said to be an interference of wave. It is said to be a interference of wave.
लिखिए कैमरा चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, चल रहा है, धमाकेदार चल रहा है। पढ़ा जाए, चलिए। क्या है इसमें, देखना कि दो वेव हमने जनरेट की, दो वेव जनरेट की, दो से ज्यादा भी हो सकती है, दो के पीछे ही मत पड़ना, ठीक है। यहां आके मिले किसी पार्टिकल पर, यहां कोई आदमी भी हो सकता है, ठीक है, हम हर बार पार्टिकल ले रहे हैं। ये इधर से आई, ये इधर से आई, यहां जाकर के दोनों वेव मिलेगी। वेव के मिलने से कोई भी घटना हो सकती है, वेव के मिलने से कोई भी घटना हो सकती है, फिजिकल है ना, फिजिकल इफेक्ट। तो कौन कौन सी घटना हो सकती थी? एक इंटरफेरेंस, बीट्स और स्टेशनरी वेव, ठीक है। लेकिन इंटरफेरेंस कब होगा, उसके लिए क्या कंडीशन है? उसके लिए कंडीशन है जब ये दोनों वेव का स्पीड क्या हो, सेम। तो कंडीशन स्पीड मस्ट बी सेम, ठीक है। दोनों का स्पीड क्या होना चाहिए? सेम। दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है, दोनों का जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होना चाहिए? सेम। यानी कि दोनों का ओमेगा क्या होना चाहिए? सेम, है ना। यानी कि फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम, फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। तो जब भी दो वेव आपस में मिलती है किसी एक पॉइंट पर, तो मिलने पर इंटरफेरेंस होगा अगर उन दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, उन दोनों वेव का स्पीड सेम, तो इंटरफेरेंस होगा। अब इंटरफेरेंस क्या है? इंटरफेरेंस इट्स ए फिजिकल इफेक्ट, ठीक है। इट्स ए फिजिकल इफेक्ट which happens due to superposition of two waves। लेकिन कौन से दो वेव? जिन वेव का फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या हो? सेम हो। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, स्पीड सेम नहीं है, तो इंटरफेरेंस की घटना नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इंटरफेरेंस थ्योरेटिकली समझ में आया क्या? इंटरफेरेंस क्या है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या होता है, ऐसा समझ में आया थ्योरेटिकली कि जब भी दो वेव मिलेगी, उन दोनों वेव का फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, तो उन दोनों के वेव के मिलने से एक घटना होगी, फिजिकल इफेक्ट होगा, ठीक है। उस फिजिकल इफेक्ट को हम क्या कह देंगे? इंटरफेरेंस कहेंगे, ठीक है। इंटरफेरेंस कहेंगे। वो चीज मैंने यहां लिखी है, व्हेन टू और मोर वेव पास थ्रू ए सेम रीजन साइमल्टेनियसली देन इट इज सेड टू बी इंटरफेरेंस ऑफ वेव। चलिए देखते कैसे। तो देखो ऐसे कि एक साउंड डीजे, डीजे साउंड नंबर 1, डीजे साउंड नंबर 2, ठीक है। इसने आवाजें निकालना शुरू किया, गाने चल रहे, मतलब यहां पर भी आवाजें चलने लगी। मैं यहां बहुत दूर बैठा हूं ताकि शांति से बैठा जा सके, लेकिन नहीं, नहीं बैठने दे रहे हैं। तो ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर क्या है? कोई पर्सन है, ठीक है ना। तो यहां से साउंड वेव निकल रही है स्टूडेंट, यहां से भी क्या है? साउंड वेव निकल रही है। ये इतना चल के जा रही, ये इतना चल के जा रही, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड भी सेम है, ठीक है। कुछ समय बाद दोनों वेव एक साथ उसे सुनाई देगी, एक साथ सुनाई देगी, और फ्रीक्वेंसी और स्पीड क्या है? सेम है। तो फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम होने की वजह से उसे, या तो उसे क्या होगा, सिंपल हम देखते भी हैं कि जो दो स्पीड, दो साउंड बॉक्स एक साथ बज रहे हैं, आप पास में बैठे हैं, क्या सुनाएगा? बहुत तेज धूम धड़ाका सुनाई देगा, है ना। इसकी वजह से दैट इज द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ठीक है। क्योंकि उनका सोर्स क्या है? सेम है, फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, स्पीड क्या है? सेम है, तो वो इंटरफेरेंस है। ऐसा समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम इंटरफेरेंस की थोड़ी डिटेल में चलते हैं। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ब्लेड लेना, ब्लेड जो होता है ना, अरे जैसे नाखून काटते हैं, है ना, ब्लेड। तो ब्लेड से आप क्या करना, बल्ब के सामने देखना, उसे जो येलो वाला बल्ब होता है उससे, उसके सामने ऐसा देखेंगे तो आपको कुछ क्या होगा कि तीन चार जो रेज हैं, या तीन चार से ज्यादा भी रेज दिखाई देगी, ठीक है। दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं कि यहां पर एक साउंड
सोर्स है S1 और यहां एक साउंड सोर्स है S2 और यहां कोई पर्सन है जिसका ईयर पीस मैंने दिखाया है, ये कान है उसके, ईयर सुनने के लिए, दूर से सुन ले, है ना, दूर से ही सुन लेने दो उसे। साउंड सोर्स S1, साउंड सोर्स S2। तो पहला अजम्पशन, पहला क्या है अजम्पशन कि वेव ऑलवेज ट्रेवल अलोंग द लाइन, है ना, वेव ऑलवेज ट्रेवल अलोंग द लाइन, ये अपना अजम्पशन है। इट इज assumed that wave travel along a line, लाइन के अलोंग चलेगा। तो मैंने यहां से यहां एक लाइन दिखा दी, अरे कहां दिखा दिया, ये यहां दिखाना, इसको सुनाई देना है ना, ठीक है। अब ये जो दो वेव हैं, ये जो दो वेव हैं, इसका फ्रीक्वेंसी f है, इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, f ही है, यानी कि इसका ओमेगा है, इसका भी क्या है, ओमेगा ही है। यहां से जो वेव निकली है वो कुछ इस तरह है, वो पहुंच गई और इसका स्पीड क्या है, v स्पीड से जा रही। यहां से भी एक वेव निकली, उसका स्पीड भी क्या है, v है, ठीक है, स्पीड v है। तो स्टूडेंट v इक्वल टू क्या होता है, f लेमडा होता है ना, v सेम है, f भी सेम है, क्या लेमडा सेम होगा, हाँ वेवलेंथ भी क्या है इनका सेम है, यानी कि ये तीनों सेम है। स्पीड सेम होने की वजह से लेमडा क्या है, सेम, चारों सेम हो गया ना। चलिए, तो एफ ओमेगा लेमडा वी सब कुछ सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वेव है तो कुछ डिस्टरबेंस होगा ना, डिस्टरबेंस है तो मान लो डिस्टरबेंस कितना, y1, ठीक है, इसका डिस्टेंस मान लिया कितना है, y2, करेक्ट। तो y1 को मैंने मान लिया, इट्स y1 इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। a1 क्या है, एम्पलीट्यूड है, a1 एम्पलीट्यूड। y2 इक्वल टू मैंने मान लिया a2 sin ओमेगा t माइनस kx, ठीक है। एम्पलीट्यूड दूसरा मान लिया, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड कितना है, a2 है। y2 रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन फॉर ए वेव, y1 रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन फॉर ए वेव, a1 उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। ओके, दोनों वेव सेम है, हम क्या करते हैं, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस मान लिया कुछ, है ना। मान लो ये डेल्टा पर स्टार्ट हुआ, इनिशियल फेज इसका कितना है, डेल्टा, उसका इनिशियल फेज कुछ नहीं था, 0 है। ओके, अब इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, इसे बना लो, है ना, तो बना लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मुझे इसका छोटा सा डायग्राम दिखाना होगा ताकि मैं इसके पास में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन कर पाऊं। ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, यहां से एक वेव निकली, यहां से भी एक निकली, ये स्पीड है ऐसा, ये ऐसा, यहां पर सुनने वाला कोई ऑब्जर्वर कह दो, कुछ भी कह दो, ये वी एफ लेमडा सेम है, यहां पर वी एफ लेमडा सेम है। लेमडा कब सेम है, जब स्पीड सेम है, ठीक है ना। ओके, अब ऐसा किया जाएगा कि y1 हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट है, y2 इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां पर जो सुनने वाला होगा कोई, उसे क्या सुनाई देगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट, दोनों सुनाई देंगे, यानी कि y1 और y2, यानी कि उसे क्या देगा, मिक्सअप कॉम्बिनेशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यहां सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दोनों वेव वहां मिलेगी, दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, सही है ना। दोनों वेव उस आदमी के पास पहुंचेगी, पहुंचेगी तो क्या होगा, एडिशन होगा बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि जब दो या दो से ज्यादा वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, स्पीड सेम है, जब मिलती है तो इंटरफेरेंस की घटना होगी, लेकिन उस इंटरफेरेंस की घटना में नेट एम्पलीट्यूड या नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो डिसाइड करता है कौन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बात इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फ्रॉम हियर y इक्वल टू y1 प्लस y2, करेक्ट। चलिए
ऑफ कोर्स इट्स अ वेक्टर, ठीक है। y1 हमने लिखा हुआ है a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का डेल्टा। सही, ये पहला वेक्टर हो गया और ये पूरा दूसरा वेक्टर, ये तीसरा वेक्टर करेक्ट हुआ। चलिए अब देखिए, ये भी एक वेक्टर की तरह हमने कंसिडर किया है ना, ये भी हमने एक वेक्टर की तरह कंसिडर किया है, नो डाउट किया। उस वेक्टर में ये क्या है, a1 उसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और a2 इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। दोनों का मुझे वेक्टर सम करना है। आई विल गो फॉर पैरेललोग्राम, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11, और ये क्या है अपना इनिशियल फेज है। चलिए दोनों के बीच में टोटल डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस कितना है, लेट्स से ये φ1 कह देते हैं, फेज पहले का, पहली वेव का ओमेगा टी माइनस के एक्स। φ2 क्या आ जाएगा, इट्स कम्स आउट टू बी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस आएगा, इसे मिटा ही देता हूं ना, फेज डिफरेंस कम्स आउट टू बी डेल्टा फाई इक्वल टू φ2 माइनस φ1 एंड ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। फेज डिफरेंस लेक्चर नंबर 6 या 7 होना चाहिए ना, उसमें देखो फेज किसे कहा, इनिशियल फेज किसे कहा है ना, क्या बच जाएगा, केवल डेल्टा बच जाएगा, यानी कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, डेल्टा है, ठीक। चलो 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 चलो, अब इन दोनों का वेक्टर सम करना है मुझे। वेक्टर सम करना है तो कुछ ऐसा करूंगा कि पहला ये वेक्टर है, सही, तो ये अपना एक रेफरेंस लाइन मान लिया, ठीक है, तो रेफरेंस लाइन में थोड़ा ऊपर दिखाऊंगा, यहां नहीं, ताकि डायग्राम बेहतरीन समझ में आएगा। y वेक्टर इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, ठीक। ये पहला वेक्टर हो गया, तो पहले वेक्टर पर हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहला वेक्टर कुछ ऐसा है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना, a1, तो हमें पता है कि वेक्टर का जो मैक्सिमम लेंथ है दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, ओके, दैट रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड, सही, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। अब अगर मैं इसे रेफरेंस मान लूं, समझ में आएगा, डोंट वरी, समझ में आएगा, ठीक है। या फिर देखो इसका इनिशियल फेज कितना है, 0 है ना, 0 है मतलब क्या, ये हॉरिजॉन्टल पर है, कुछ एंगल नहीं बना रहा, कुछ एंगल नहीं बना रहा, ये हॉरिजॉन्टल पर है, ठीक है। लेकिन दूसरा वेक्टर जो है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, a2 है, वो कितने एंगल पर है, उसका इनिशियल फेज डेल्टा है, सही है, उसका इनिशियल फेज डेल्टा है, यानी कि जो a2 एम्पलीट्यूड का वेक्टर होगा, a2 एम्पलीट्यूड का वेक्टर होगा, वो इससे कितने एंगल पर होगा, डेल्टा एंगल पर, क्योंकि इनिशियल फेज कितना है इसका, डेल्टा, डेल्टा हमने माना है, डेल्टा हमने माना है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या कहता है, इफ टू वेक्टर्स whose amplitudes are a1 and a2 and having the angle between them is delta, then the resultant is given by parallelogram, जिसका रिजल्टेंट ये जाएगा, गया। लेट्स से आर हमें फाइंड करना, तो सिंपल है, ये तो क्या जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, करेक्ट। तो लिख देना फ्रॉम पैरेललोग्राम वी गेट दिस 2a1 a2 cos डेल्टा, और आर क्या है, नेट एम्पलीट्यूड, नेट क्या है, ये एम्पलीट्यूड या रिजल्टेंट। और आपको पता हो तो हम एक और रिजल्ट निकालते थे इसमें कि रिजल्टेंट के द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो भी फाइंड करते थे, लेट से एंगल थीटा है, ठीक है, टेन थीटा कम्स आउट टू बी, क्या आ जाएगा, ऐसा याद है क्या, मैं याद दिलाता हूं कि ए वेक्टर और बी वेक्टर
बीच में एंगल थीटा हो तो आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उनके बीच में एंगल अल्फा था तो टेन अल्फा क्या लिखते थे, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। नहीं भी याद है तो मैं देखो ये ही करवा देता हूँ। क्या आ जाएगा, ये मिटा दें, A2 का, अच्छा मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, वैसे पैरेललोग्राम का ये आपको आ जाएगा। इसका वर्टिकल कंपोनेंट यानी बी साइन थीटा, ये बी कंपोनेंट है ना, बी है, समझ जाओगे आपको। A2 साइन डेल्टा अपॉन A1 प्लस, पैरेललोग्राम देख लेना केवल, ठीक है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आई गारंटी आप समझ जाओगे, केवल पैरेललोग्राम देख लेना, ठीक है। अगर नहीं है आए तो बता दूंगा। कितना लिख चुके, चलिए। So due to interference of two waves, we get the resultant amplitude that is designated as r equal to root a square plus a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta. Delta is the phase difference between both the vectors or both the amplitudes, you can say. Okay. So what we get कि r equal to a1 square plus a2 square प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा, ठीक है। और दूसरा हमें पता चला कि टेन थीटा रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, दैट कम्स आउट टू बी a2 sin डेल्टा, तो उसका कोई खास रोल नहीं है यहाँ पर, गोली मार दो उसे, ठीक है। तो अभी आगे हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि और भी कुछ है क्या इसमें, और कोई बात जिसकी हम चर्चा कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। तो ये कोई ईयर पीस, यानी कि ईयर मतलब जिससे सुना जा सके, है कि नहीं, बायोलॉजिकल हो गया ये तो। ओके, तो अलोंग दी लाइन वेव ट्रेवल करता है विच वी हैव डिस्कस्ड, यानी कि जो अपना अजम्पशन है, ठीक है। और ये इतना चला, अब वेव यहां से यहां चला v स्पीड से, फ्रीक्वेंसी f लैम्डा है, ठीक है। मान लेते हैं यहां से यहां तक ये x1 चला, यानी कि यहां तक जब पहुंचा तो x1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है वेव को। ओके, जब यहां से यहां चला तो उसे x2 चलना पड़ रहा है, कितना, x2। और जब वेव यहां जनरेट हुआ था तो उसका इक्वेशन था y1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा ही था। इसको यहां लिख देते हैं, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसके लिए जो स्टार्टिंग था वो y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा, करेक्ट। हमें दिख रहा है कि दोनों वेव में जो फेज डिफरेंस था वो कितना था, डेल्टा था, दैट इज द फेज डिफरेंस, सही है ना। अब हमें यह भी दिख रहा है कि ये x1 चला और ये x2, क्या x1 और x2 सेम दिख रहा है क्या, नहीं, हमें तो अलग अलग दिख रहा है, आंखें खोल के देखिए, है ना। ये इतना छोटा सा रास्ता और इतना बड़ा सा रास्ता, मतलब पाथ का भी डिफरेंस है। ये जो है पूरा क्या है, पाथ है, पाथ का लेंथ, और ये दूसरे पाथ, यानी कि दोनों वेव चली सेम स्पीड से, सेम फ्रीक्वेंसी से, सेम वेवलेंथ से, लेकिन दोनों ने सेम रास्ता ट्रेवल नहीं किया, रास्ता का जो लेंथ है वो अलग अलग है, यानी कि देयर इज ए पाथ डिफरेंस। और पाथ डिफरेंस क्या होगा कि x2 बड़ा है, x2 ज्यादा है ना, x2 में से x1 घटा दो, दैट विल बी योर पाथ डिफरेंस, सही है। अब इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं भाई, ये 10 मीटर है तो ये 8 मीटर होगा, 10 में से 8 घटा दो, क्या 2 मीटर, पाथ डिफरेंस, इतना का डिफरेंस था दोनों के बीच में। चलिए, अब बात आती है कि क्या फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में कोई रिलेशन है क्या, जो हमने पढ़ा है। जी हाँ, हमने पढ़ा है, लेक्चर नंबर 6 को फॉलो कीजिए, कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये यहां काम आ रहा अब, ठीक है। चलिए पढ़ा जाए, ओके ओके ओके। डेल्टा फाई कितना है, डेल्टा है, डेल्टा फाई डेल्टा है 2 पाई बाय लैम्डा एज इट इज, और डेल्टा एक्स कितना, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, या फिर डेल्टा एक्स रखो तब भी कोई
दिक्कत नहीं है, जरूरत होगी तो हम रख लेंगे। ओके ओके ओके, चलिए इतना लिखिए एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और काफी कनेक्टिविटी हो रही है चैप्टर में, है कि नहीं? पहले लग रहा था कि अलग थलग हो गया है चैप्टर, लेकिन अलग थलग नहीं है। अब देखो, दो वेव जब मिलती है तो इंटरफेरेंस होगा जब उनका फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम। फ्रीक्वेंसी और स्पीड सेम होने पर मैंने कहा जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो देंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। वो नेट डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये आया A1 A2 जो भी डाटा होंगे, लेकिन साथ में आता है डेल्टा। डेल्टा इज व्हाट? फेज डिफरेंस, यानी कि ड्यू टू इंटरफेरेंस जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा दैट विल डिपेंड अपॉन द फेज डिफरेंस डेल्टा, एंड वी नो फेज डिफरेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, यानी कि ये तो डिपेंड करता है पाथ डिफरेंस पर। ठीक है, कहानी समझे? इंटरफेरेंस में दो वेव मिली, उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड कर रहा था फेज डिफरेंस पर। फेज डिफरेंस डेल्टा है, डेल्टा डिपेंड कर रहा है पाथ डिफरेंस पर, यानी कि पूरी जो कहानी है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करती है। ठीक, अगर पाथ डिफरेंस पे डिपेंड करती है तो ये स्टेटमेंट आप लिख लेना कि इस पे डिपेंड करता है, इस पे करता है, तो कैसे क्या वेरिएशन होगा नाउ वी विल सी। ठीक है, अब वही केस वापस लेने वाला हूं जो मैं लेक्चर नंबर 6 में लिया हूं, डेल्टा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, डेल्टा इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। तो मैंने दो केस लिए थे, इन फेज और आउट फेज, वहां पर लिए थे। यहां पर ये आया था इंटरफेरेंस से। ठीक है, तो इसके बेसिस पर इंटरफेरेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसके बेसिस पर। ठीक है, इस फॉर्मूले में अभी कुछ वेरिएशन आएगा, उससे आपको पता चलेगा। वैसे इंटरफेरेंस में बताने के लिए बहुत कुछ है स्टूडेंट, लेकिन वही है कि एक सीक्वेंस में ही चलेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव मतलब समथिंग विच कैन बिल्ड अप समथिंग, डिस्ट्रक्टिव मतलब जो डिस्ट्रॉय कर दे। ओके, तो उसी से रिलेटेड कुछ है। ओके, देखा जाए, इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा, ऐसा मैंने कंडीशन अप्लाई किया, देन डेल्टा कम्स आउट टू बी 2 पाई बाय लैम्डा एन लैम्डा, एन से सॉरी एन से एन कहां खत्म, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, डेल्टा इक्वल टू 2n पाई। ठीक है, तो अपने पास दो लोग आए हैं यहां पर, डेल्टा इक्वल टू 2n पाई और डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, तो अब n क्या हो सकता है? n 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी, n इंटीजर। n इक्वल टू 0 पर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। n इक्वल टू 1 पर 2 पाई, ये अच्छा, n इक्वल टू 2 पर ये रेडियन बताओ, डेल्टा बताओ पहले। 2 इंटू 2 4 पाई, 3 पर 6 पाई, ऐसा ही चलता जाएगा, है ना, 8 पाई एंड सो ऑन, मतलब इवन नंबर। तो 2n दिख रहा था, दैट इज व्हाट? इवन, है ना, 2 का मल्टीपल। n लेमडा 1 रखो तो लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा एंड सो ऑन। पॉइंट टू बी नोटेड क्या, कि अगर किन्हीं भी दो वेव के बीच का फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई एंड सो ऑन इन टर्म्स ऑफ इवन, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल ऑफ द इवन नंबर। ठीक है ना, अगर मल्टीपल हो इवन नंबर का कौन? फेज डिफरेंस, तो उस इंटरफेरेंस को कहेंगे कंस्ट्रक्टिव। या फिर पाथ डिफरेंस में बात करें तो अगर किन्हीं दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा एंड सो ऑन ऐसा ही चलता रहे तो वो होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक, चलिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे दो साउंड वेव लगाए, दोनों मुझे सुनाई दे रही है, जब पास पहुंचेगी वेव मुझे लाउडनेस बहुत ज्यादा सुनाई देगा, दैट इज व्हाट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, वो एग्जांपल है उसका। डिस्ट्रक्टिव क्या होगा? तो डेल्टा एक्स का दूसरा क्या था रिलेशन? इफ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू
2n+1 λ/2 यानी कि odd multiple of λ/2. ओके, देन वी विल गेट क्या कि डेल्टा इज इक्वल टू 2π/λ और ये 2n+1 λ/2. लेमडा से लेमडा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा? इट कम्स आउट टू बी डेल्टा इज इक्वल टू, ये वाला मिटा दे रहा हूं ना, थोड़ा सा मिटा देता हूं, जगह हो जाएगी. डेल्टा इज इक्वल टू 2n+1 पाई और डेल्टा एक्स कितना? 2n+1 λ/2. Now put the value of n equal to 0, 1, 2, 3. 0 पर क्या आ जाएगा? पाई. 0 पर पाई, 1 पर 3 पाई, 5 पाई एंड 7 पाई एंड सो ऑन, यानी कि ओड मल्टीपल ही आएगा. ठीक है, और ये 0 पर λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2. समझे? यानी कि ओड मल्टीपल ऑफ द λ/2. तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इस तरह का है तो कंस्ट्रक्टिव और इस तरह का है तो डिस्ट्रक्टिव, उससे इंटरफेरेंस कहते हैं. ठीक है, अब दो बल्ब लगाए हैं, दोनों बल्ब की वजह से ब्राइटनेस कब ज्यादा बढ़ती है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो. अंधेरा कब हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, चलिए, तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हमने की. करने के बाद और आगे बढ़ेंगे. लिख लीजिए इसे. कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव में थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ये मिटा देता हूं. तो ये हमने पढ़ा क्यों था? ये हमने पढ़ा था इसके लिए, सही है ना, कि डेल्टा उस पर डिपेंड कर रहा. तो डेल्टा का डिपेंडेंसी हमने देखा. अब हम उससे वेरिएशन करवा के देखते हैं कंस्ट्रक्टिव के लिए. बोर्ड कुछ गंदा हो गया ना, कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया. चलिए, कंस्ट्रक्टिव हमने देखा कि डेल्टा इक्वल टू 2n पाई था और n इक्वल टू 0 पर, एट n इक्वल टू 0 डेल्टा इज इक्वल टू 0. सिंपल कंडीशन, सिंपल केस हमने पुट करके देखा. पुट करो. डेल्टा 0 मतलब cos 0, cos 0 मतलब 1, तो इट कम्स आउट टू बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि cos 0 क्या हो गया? 1. ठीक है, ओके, ये क्या बन गया? a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया है. तो सही है, सही है. और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी तो है, कट गया. यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों का एम्पलीट्यूड जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, और इसलिए इसे कहते हैं मैक्सिमम. ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है विच वी कैन अचीव. ठीक है, जो कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिलता है. डिस्ट्रक्टिव में देखिए क्या होगा. डिस्ट्रक्टिव डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? 2n+1 पाई. एट n इक्वल टू 0 डेल्टा इज इक्वल टू पाई. तो cos पाई कितना? -1. cos पाई वहां रख देते हैं. r कम्स आउट टू बी cos पाई -1, तो माइनस आ जाएगा यहां पर. ठीक है, ये क्या बनेगा? a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर. स्टूडेंट, गजब हो गया है कि नहीं? कट गया. और ये r इक्वल टू a1 माइनस a2, और ये क्या है? इसका मिनिमम वैल्यू है. अरे ये मजा आ गया है कि नहीं? चल, इसको मैक्सिमम कहेंगे, इसको मिनिमम कहेंगे. लिख चुके हैं. चलिए, तो ये हो गया स्टूडेंट अपना. अब इसका एक एग्जांपल भी दे देते हैं. चलिए, कि a1 प्लस a2 होना था और a1 माइनस a2 होना था. तो देखो, दो वेव है अपने पास, ये दूसरी वेव, दोनों वेव मिलने वाली है. इसका एम्पलीट्यूड 6 है, इसका एम्पलीट्यूड 3 है. ठीक है, तो
मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये क्या आ जाएगा 6 + 3 9, ये क्या आ जाएगा -9। वहीं पर अगर ये ऐसा होता, ये 6 है और ये ऐसा है +3 है ना, -3, यानी कि पहला वाला ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, 6 - 3 क्या हो जाएगा 3, यानी कि ये 3। देखा आपने, एम्पलीट्यूड कम हो गया, कम हो गया मतलब डिस्ट्रक्टिव है, ज्यादा हो गया मतलब कंस्ट्रक्टिव है। ठीक है, दैट्स द एग्जांपल, राइट डाउन। अगला हम पढ़ते हैं, कुछ इंटेंसिटी की चर्चा करते हैं। इंटेंसिटी लिखा जाए तो देखिए, इंटेंसिटी का सिंबल होता है आई। आई को हम लिखते हैं पावर पर यूनिट एरिया, इतना आपको पता है। ठीक है, यह है पावर। और पावर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग में हम जब भी पल्स जनरेट करते हैं बाय यूजिंग ए मैकेनिकल असिस्टेंस, तो वो क्या करती है, पावर लेके चलती है अपने साथ, जो कि पिछले लेक्चर हमने देखा। और उस पावर का जो फॉर्मूला आता है वो कुछ ऐसा आता है, म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा कुछ आता होगा। ठीक है ना, ऐसा ही कुछ। यहां से हमें पता चलता है पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, पावर इन अलोंग द स्ट्रिंग इन ए साइन वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया वो भी क्या है, इंटेंसिटी है क्या, यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सही है ना, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी कि कुल मिला के बात ये थी कि एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। ठीक है, क्यों करता हूं, मैंने रीजन यहां से बताया कि पावर होता है पावर पर यूनिट एरिया, है ना। अब ये है कि अगर ये इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर है तो साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा। लेट्स से इट्स एनी कांस्टेंट, ओके, इट्स एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंटेंसिटी का रोल इतना था, अब इसको यूज करेंगे। अभी हमने देखा कि आर मैक्सिमम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। सही है, सही है। अब यहां से ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, इसे ऐसा लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। सही है। अब मैंने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कांस्टेंट i इक्वल टू क्या होता है, k मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इंटेंसिटी होता है। यानी कि ये क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी हो गया ये तो, यानी कि i का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो i हो गया, i स्क्वायर कैसे हो गया, k इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू i। ये क्या हो जाएगा i1, ये क्या हो जाएगा i2 प्लस 2। इसको क्या लिख दें, इसको लिख दो k a1 a2 है ये। ठीक है, k a1 a2 है। इसको क्या करें कि भाई a1 अच्छा, इसको ऐसा लिख दीजिए 2k a1 a2 है। k तो दोनों के साथ होना चाहिए, इसको स्क्वायर रूट k लिख दे तो वापस क्या आएगा, k आएगा। अब देखो 2 को साइड में रखा, रूट k a1 रूट k a2, रूट k इंटू रूट k वापस क्या आएगा, k आएगा। अब तक सही। चलिए अब मैं इसे क्या कर रहा हूं,
अब मैं इसे ऐसा कर देता हूं कि इसे मैं ऐसा लिख दूं कि a1 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट, सही है। इसे क्या लिख दूं, a2 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट, ठीक है। चलिए, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर के a1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर के a2 का स्क्वायर, सही बनेगा। करके देख लेना भाई, ऐसा ही आएगा, है ना। k इंटू a1 स्क्वायर फिर से क्या हो गया i1, ये फिर से क्या हो गया i2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ i1 स्क्वायर रूट ऑफ i2, सही है। यानी इसे ऐसा लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ i1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ i1 स्क्वायर रूट ऑफ i2, सही है, सही है। यानी कि i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर, कब, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, जब आपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लिया है, सही है। और मिनिमम के केस में क्या आ जाएगा, मिनिमम के पता है पीछे माइनस आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई करना, मैथमेटिकल है थोड़ा सा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बताया ऐसा कुछ, है ना। चलिए, तो फाइनल रिजल्ट लिख लीजिए। फाइनल रिजल्ट ये है कि आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कैन बी रिटर्न एज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट i1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ रूट i1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख लीजिए। अब लास्ट टॉपिक बच गया आज का, उसे खत्म करते हैं और उसके बाद आपको आजादी दे देता हूं। तो ये है स्टूडेंट अगला कि resultant amplitude what we have seen, that is the a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos delta, सही। तो वास्तव में अगर आपको इंटरफेरेंस प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन करना है, इंटरफेरेंस का क्या करना है, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, फॉर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम, यानी कि a1 a2 ये इक्वल होना चाहिए, तभी आपको लेबोरेटरी लेवल पर इंटरफेरेंस आप चेक कर सकते हैं, ठीक। तो अगर ये इक्वल होना चाहिए तो पुट करते हैं कि क्या घटना होगी, a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस डेल्टा, टू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, ओके। तो 2a स्क्वायर कॉमन ले लें, 2a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ले लिया, 1 प्लस कोस डेल्टा, ठीक है। अब यहां पर ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी, आजकल फॉर्मूले बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वाले में आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे जम के। अब 1 प्लस कॉस डेल्टा को मैं लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर, जो नेट वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये रेफरेंस। बाकी मैथ्स वाले जानते हैं, मैथ्स वाले जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2, और नीट वालों के लिए मैंने हिंट दिया है, आप चैप्टर नंबर 2 वेक्टर में देखिए, वहां पर आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। 2 इंटू 2 4, 4 बार आएगा तो 2 हो जाएगा, ए स्क्वायर बार आएगा तो ये हो जाएगा, क्या बचा कोस स्क्वायर डेल्टा बाय 2, यानी कि फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट कर देते हैं स्टूडेंट, इतना काफी है, और नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे इसका। तो तब तक के लिए आप टाटा, मजे करते रहिए।